हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 8th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 2.7, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। ठीक है, तो दो हमने कैपेसिटर ले लिए, ऐसे बना लेते हैं। दो कैपेसिटर ले लिए और उनको सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो ये हमने सीरीज में जोड़ दिया और इसके साथ एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। हमने बोल रहा है कि इन दोनों को सीरीज में जोड़ा, दोनों कैपेसिटर को, और साथ में एक बैटरी लगा दी। तो ये लो, हम भी बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं C1, कैपेसिटर C1 है, और ये C2 में नाम दे देते हैं। तो C1 कितनी, C1 ले लेते हैं चलो 6 माइक्रोफैरड, ठीक है, और C2 ले लेते हैं 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये बैटरी जोड़ रखी है। बैटरी की ऐसे कुछ तो पोटेंशियल दे नहीं रखा, बैटरी की वोल्टेज नहीं दी। क्या दिया हुआ देखो, द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। मतलब 6 वाला 6 C1 है, तो C बोल रहा है कि C जो 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है उसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट दे रखा है, 2 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस दे दिया C1 के अक्रॉस। और क्या पूछा है, कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज, मतलब ये बताओ टोटल बैटरी वोल्टेज ये कितना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये है, इसको ऐसे नाम दे देते हैं, चलो इसको V1 दे देते हैं, V1। ठीक है, और टोटल बैटरी जो वोल्टेज है, जो बैटरी का जो पोटेंशियल है, उसको हम मान लेते हैं V। तो C2 के अक्रॉस कितना होगा, C2 के अक्रॉस होगा V माइनस V1, क्योंकि हमको पता है जब सीरीज में लगे होते हैं ये कैपेसिटर, तो जो भी बैटरी लगी होती है जितने पोटेंशियल की, वो थोड़ा सा पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप करती है और बाकी बचा हुआ इसके अक्रॉस। ठीक है, मतलब दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसका सम ही तो होता है ना बैटरी का पोटेंशियल, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम अगर V1 C1 के अक्रॉस है तो C2 के अक्रॉस V माइनस V1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब देखो हम इक्वेशन लगानी है और कुछ नहीं करना। इक्वेशन कौन सी, वही वाली जो हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में, C1 इक्वल टू, अच्छा इस पे चार्ज कितना आएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, और तो हमें पता है कि जब सीरीज में लगे होते हैं कैपेसिटर्स तो चार्ज सेम आता है, तो इस पे भी माइनस क्यू आएगा और इस पे भी प्लस क्यू आएगा। ठीक है, तो फिर हम, चलो ठीक है, अब इक्वेशन लगा लेते हैं। C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V1। ठीक, दूसरी इक्वेशन C2 के लिए लगा लेते हैं। C2 इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V1 हो जाएगा ना। अब पोटेंशियल अक्रॉस C2 V माइनस V1 है। ठीक है, और हमें तो V कैलकुलेट करना है और V1 की वैल्यू दे रखी है। V1 कितना है, मतलब C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना दे रखा है, वोल्टेज। वोल्टेज और पोटेंशियल एक ही बात है, ठीक है, वो नाम दे रखे हैं उसको। वोल्टेज हम बोल देते हैं बैटरी का वोल्टेज, मतलब बैटरी का पोटेंशियल, वो एक ही चीज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो जो 6 माइक्रोफैरड के अक्रॉस जो जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो कितना है, 2 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू 2 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। चलो C1 कितना है, C1 है 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, इक्वल टू Q, फैरड यहाँ पे यूनिट नहीं लगाते, 6 माइक्रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q कितना है, Q तो चलो ठीक है हमने माना है, अभी पता नहीं है कुछ। V1 कितना है, V2 हो गया। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई 12 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस Q की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं इस वाली इक्वेशन में, और C2 मतलब C2 की वैल्यू भी डाल देते हैं, Q डाल देते हैं, और बाकी हमारा V आ जाएगा। ठीक है, V1 तो पता ही है, तो C2 कितना है, C2 12 माइक्रो। ठीक है, इक्वल टू Q की वैल्यू में पता है 12 माइक्रो। ठीक है, अपॉन V कितना है, V तो निकालना है, माइनस V1 कितना है, V तो 2 है। ठीक है, अब देखो 12 माइक्रो तो कट गया। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 2। तो क्या आ जाएगा, V माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो 3 वोल्ट आ गई। तो V मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना आ गया, 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट की बैटरी लगी होगी। ठीक है, और यही हमें निकालना था इसमें। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब लेक्चर शुरू करते हैं अपना। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मतलब देखो हमने शुरू में पढ़ा था, बिल्कुल जब हमने कैपेसिटर स्टार्टिंग में ही हमने ये देखा था, ये पढ़ा था कि कैपेसिटर को यूज़ क्यों किया जाता है। कैपेसिटर को यूज़ बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर हम एनर्जी स्टोर कर सके। ठीक है, बेसिकली ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक, ताकि हम जहाँ पे कहीं पे ज़रूरत पड़े एनर्जी की, वहाँ पे हम एनर्जी दे सकें। देखो इसके एग्जांपल ये होते हैं, जैसे कि फ़ैन में आपने देखा होगा, फ़ैन के अंदर एक कैपेसिटर लगा रहता है, सिलेंड्रिकल जैसा कुछ डिवाइस लगा रहता है। ठीक है, तो वो होता क्या है, वो कैपेसिटर ही होता है। ठीक है, जब जब हम फ़ैन ऑन करते हैं तो वो कैपेसिटर एकदम से फ़ैन को एनर्जी देता है ताकि वो स्टार्ट हो जाए, तो वो घूमना शुरू हो जाए। तो जैसे ही थोड़ा सा घूमता है फिर तो बाकी वो बिजली घुमाती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों मतलब कैपेसिटर लगा, तो आपने मोटर भी देखा होगा, जब जो टंकी में पानी भरने के लिए मोटर लगाते हैं घरों में, उसके मोटर के ऊपर भी एक कैपेसिटर लगा रहता है। ठीक है, तो वो भी उसको क्या करता है, कैपेसिटर उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और उसको जब हम मोटर ऑन करते हैं तो जो कैपेसिटर होता है वो एकदम से थोड़ी सी एनर्जी देता है उसको, ताकि वो शुरू में घूम जाए, और शुरू में घूम गया तो उसके बाद फिर वो बिजली से घूमता रहता है। ठीक है, तो ये फंडा, मतलब कैपेसिटर को बेसिकली हम एनर्जी उसके अंदर स्टोर करवाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे एनर्जी हम उसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो वही एनर्जी स्टोर जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो निकालने वाले हैं और वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन है, ये यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। तो एक कैपेसिटर बना लेते हैं हम, एक मान लेते हैं एक कैपेसिटर है हमारे पास। ठीक है, ऐसा कुछ कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं, 2 प्लेट हैं, और इसके ऊपर अब देखो क्या है, ये अभी कोई चार्ज नहीं है इस पर। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है प्लेट्स के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है फॉर्मूला निकाला था हमने। हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे चार्ज ही नहीं है तो काहे का सिग्मा, सिग्मा ही नहीं होगा। अब लेकिन जैसे जैसे हम इसके ऊपर चार्ज डालेंगे, इस पे क्यू डालेंगे, इस पे माइनस क्यू डालेंगे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो फिर एनर्जी भी उसके अंदर स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये चार्ज आएगा कैसे, इस पे चार्ज कैसे लाएंगे हम, इसके ऊपर चार्ज कहाँ से आएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन आएगा कैसे, तो आएगा ऐसे कि हम यहां से चार्ज उठा के यहां पे ले जाएं। ठीक है, मतलब ये डेरिवेशन के लिए बता रहा हूं, लेकिन उठा के कौन ले जाता है, उठा के हम तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई तो ले जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम ये बस एनर्जी कितनी इसके अंदर स्टोर होती है उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो उसके डेरिवेशन करने के लिए हमको ये जानना जरूरी है, ये पता होना चाहिए कि भाई इस पे अभी तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब चार्ज आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी एनर्जी स्टोर होगी वही एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये चार्ज इसके ऊपर आएगा कैसे, अभी हम ये कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां से थोड़ा सा चार्ज उठा के यहां पे लाए पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मान लो यहां से पॉजिटिव चार्ज उठ के इधर गया, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्यू चार्ज उठा के इधर ले जाते हैं, अभी एक काम करते हैं। ठीक है, तो छोटा सा एक चार्ज ले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज उठा के ले गए इधर। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव आ गया और इस पे तो माइनस आ गया। ठीक है, फिर एक और चार्ज उठा के ले गए, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर इधर नेगेटिव आ गया, ऐसे पॉजिटिव आ गया फिर नेगेटिव आ गया, एक छोटा छोटा चार्ज उठा के ले जा रहे हैं। ठीक है, ये कैसे उठा के ले जाएंगे ये भी बताऊंगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा यहां से सच में उठा के ले जा रहे हैं, उठा के मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ले जाना है। ठीक है, और वो कैसे ले जाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन समझ लो कि ऐसे ले जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज यहां से उठा के ले गए, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, तो ऐसे ही पॉजिटिव आता रहेगा नेगेटिव आता रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव आता रहेगा नेगेटिव आता रहेगा, तो इस पे चार्ज बढ़ता रहेगा। इस पे जितना चार्ज आएगा पॉजिटिव उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके ले जा रहे हैं ना हम, हाँ ले जा रहे हैं। तो अब देखो
ये मान लेते हैं कोई बीच में सिचुएशन आ जाती है, बीच में मतलब इनिशियली चार्ज कितना था, 0 था, और मान लेते हैं कुछ फाइनल चार्ज होगा, कुछ ना कुछ जो भी होगा, उसके बीच में कोई सिचुएशन है, उसके बीच में आप ये एक चार्ज ले जा रहे हो जो है चार्ज Q, स्मॉल q, ठीक है, सॉरी ये स्मॉल q नहीं, dq, छोटा छोटा चार्ज ले जा रहे हैं ना, हमको छोटा चार्ज ही ले जाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज ले जाएंगे, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, तो dq ले लेते हैं, बहुत ही छोटा चार्ज हम ले जा रहे हैं, उस वक्त ले जा रहे हैं जब इस पे चार्ज है q पॉजिटिव का और इस पे -q नेगेटिव का। ये कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है? इनिशियली इस पे चार्ज कितना था, 0 था ना, इस पे भी 0 था, और फाइनली चार्ज कितना होगा वो मान लेते हैं कैपिटल Q कुछ होगा, ठीक है, या Q फाइनल मान लेंगे, Q फाइनल, तो Q फाइनल कुछ होगा, तो इसके उनके बीच की सिचुएशन है ये, 0 चार्ज से फाइनल चार्ज के बीच की कोई सिचुएशन हमने पकड़ ली, ठीक है, तो उस बीच की सिचुएशन में हम यहां से थोड़ा सा चार्ज उठा के ले जा रहे हैं, जब इस पे चार्ज है स्मॉल q और -q, ठीक है, धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है ना, तो ये इंटरमीडिएट वाली सिचुएशन ले ली हमने, ठीक है, तो इस पॉइंट पे कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इनके बीच में, कुछ तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा dv1 मान लेते हैं, ठीक है, dv1 मान लिया, ठीक, इसको एक काम करते हैं, इसको q1, चलो ठीक है, स्मॉल q रहने दो, मान लेते हैं कि इसके बीच में जो पोटेंशियल है इस सिचुएशन में वो dv1 है, सॉरी dv1 नहीं, v1 ले लो, क्योंकि अब तो ये तो छोटा चार्ज ले जाने ना हम, लेकिन इसके बीच में कुछ पोटेंशियल होगा, उसको v1 ले लेते हैं, ठीक है, हाँ, अब इसका कैपेसिटेंस कुछ तो होगा ना c, वो तो चेंज नहीं होने वाला, वो तो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो डिपेंड नहीं करता ना चार्ज पे, तो c तो उतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये बात है कि हायर पोटेंशियल कौन सा है, ये वाला, लोअर पोटेंशियल कौन सा है, ये वाला, अब आप dq को उठा के ले जा रहे हो इस प्लेट से इस प्लेट तक, तो वर्क डन क्या होगा, इस चार्ज, छोटे से चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इन मूविंग, ये तो हम पढ़ चुके हैं, किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए पॉइंट चार्ज, अब ये देखो इतना छोटा चार्ज है, हमने इतना छोटा चार्ज इसलिए लिया है ताकि इसको मान सके कि ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और वो पॉइंट चार्ज के लिए ही फॉर्मूला लगता है, कौन सा, वर्क डन वाला, वर्क डन कौन सा वाला, कौन सा फॉर्मूला, W इक्वल टू जिस चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं वो वाला चार्ज मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, याद है कि नहीं है, हाँ याद है, तो अब देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन इन मूविंग dq, ठीक है, फ्रॉम कौन सी प्लेट है, वन प्लेट बोलते हैं, वन प्लेट टू अदर प्लेट, ठीक है, कितना हो जाएगा वर्क डन, उसको ले लेते हैं छोटा सा, देखो छोटा सा अगर हम चार्ज ले जा रहे हैं तो छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा ना, dw करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा वो हो जाएगा q डेल्टा v, q मतलब dq तो है हमारा छोटा सा चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, सही है कि नहीं, हाँ, ये फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, यही फॉर्मूला लगाया है वर्क डन करने के लिए, जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है, अब देखते हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये तो छोटा सा चार्ज ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है, अब देखो फाइनल पोटेंशियल कहां पर, पॉजिटिव का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव का पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने माना है V1, पोटेंशियल डिफरेंस V1 मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ऑलरेडी हमने V1 मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका dq इंटू V1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम इसको V1 को अब इक्वेशन लगाते हैं इसकी C की, C इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, C तो कांस्टेंट है, इस पोजीशन में हम बोल सकते हैं C इक्वल टू Q बाई V1 बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, V1 कितना हो जाएगा Q अपॉन C, ये इंटरमीडिएट सिचुएशन में हमने इक्वेशन लिखी है, ठीक है, ये सारी इक्वेशन हमने इंटरमीडिएट सिचुएशन में लिखी है, इनिशियल और फाइनल के बीच में कहीं, इनिशियल मतलब इनिशियली जब चार्ज 0 था, ठीक है, और फाइनली कुछ हो जाएगा, कुछ चार्ज हो जाएगा, उसके बीच में ही एक हमने इंटरमीडिएट सिचुएशन मान ली और उस पर हमने ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है। जब चीज़ें वेरी करने लगती है, जब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो हमको इंटरमीडिएट सिचुएशन में ही इक्वेशन बनानी पड़ती है और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन जो भी करना हो वो करते हैं, ठीक है।
तो इस इंटरमीडिएट सिचुएशन में ही हमने ये लिख दिया कैपेसिटर की इक्वेशन क्यू सी इक्वल टू क्यू बाई वी वन, वी वन इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक, अब इस वी वन को उठा के यहां डाल दो तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू आ जाएगा डी क्यू को इधर लिख लेते हैं। वी वन कितना है, वी वन है क्यू बाय सी, तो क्यू बाय सी इंटू डी क्यू लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सी तो कांस्टेंट है। अब कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसको इंटीग्रेशन ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऐसे लिखते हैं, जब इंटीग्रेशन से करने से पहले ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ऐसे ये कर लेंगे इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू बाय सी डी क्यू, ठीक है। अब देखो ये इसका इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू ही आएगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है, स्मॉल क्यू चेंज हो रहा है ना, तो इसकी लिमिट कहां से कहां जाएगी, मतलब कहां से कहां वेरी कर रहा है। इनिशियली कितना था 0, फाइनली कितना हो गया, फाइनली हो गया ये कुछ हो जाएगा, मान लो कैपिटल क्यू, ठीक है। फाइनली मान लेते हैं कैपिटल क्यू इज द फाइनल चार्ज, जो भी आएगा, ठीक। और फिर इसको कर लेंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका, इसको नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू आ गया, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो सी तो बाहर आ जाएगा तो कांस्टेंट है। क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन के अगर आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा कि यहां पे क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बेसिक नहीं पता तो एक बार आप बेसिक फॉर्मूले देख लीजिए, बिल्कुल बहुत ही बेसिक। तो वही इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा हमारा, इसको कर लेंगे क्यू 1/c, तो चलो कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ये इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और फिर इस पे लिमिट ऐसे लगाते हैं 0 से फाइनल चार्ज, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन तो हम पहले ही सीख चुके हैं ना, ऐसे रखनी लिमिट, तो W हो जाएगा W इक्वल टू 1/c, 2 भी बाहर ले लो, कांस्टेंट है ना 2, तो ये हो जाएगा, इस पे ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये आ गया हमारा वर्क डन, जितना हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा चार्ज ले जाने के लिए। और यही हो जाएगा हमारा एनर्जी स्टोर्ड, यही हो जाएगी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और देखते हैं। देखो मान लो कोई कैपेसिटर है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इसका कैपेसिटेंस मान लो सी है, तो इसकी एनर्जी तो ऐसे दे सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। लेकिन एक और चीज है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो होगा ना, वो v मान लेते हैं, ठीक है। v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं E, इसको E लिख देते हैं, चलो E लिख दें, एनर्जी, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। और ये W रहने दे, इसको W ही रहने दो, W इज द एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। W ये एनर्जी स्टोर्ड है। अब देखो यहां पे हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई वी, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो Q क्या हो जाएगा, CV, ठीक है। और यहां पे रख दें अगर हम Q इक्वल टू CV, क्या आ जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2, तो ये C स्क्वायर अपॉन 2C, एक तो कट गया, तो ये आ जाएगा CV स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ऐसे करके हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर हमें चार्ज पता है और कैपेसिटेंस पता है तो हम ये फॉर्मूला लगा लें। नहीं तो अगर हमें V पता है, पोटेंशियल डिफरेंस C पता है, तो ये लगा लेंगे, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हमें पता चल गया कि ये दोनों फॉर्मूले एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं, चलो
एक और निकालते हैं। W इक्वल टू, इसको मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे आप C की जगह क्या रख सकते हो, C इक्वल टू Q बाई वी है ना, यहाँ पे रख दो Q बाई वी, तो W क्या हो जाएगा, Q बाय वी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे C की जगह हमने ये रख दिया Q बाय वी, तो वी कट जाएगा ना एक, तो क्या आ जाएगा क्यू वी बाई टू। तो देखो 3 फॉर्मूले आ गए। बेसिकली आपको एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी तो इसी इक्वेशन से रख रख के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड कहाँ पे होगी, एनर्जी स्टोर्ड इसके बीच में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ऐसे करके, ये यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के बीच में कहीं पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब ये एनर्जी स्टोर, जैसे हमने शुरू में देखा था कि हम चार्ज उठा के ले जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, ये हम चार्ज उठा के ले जाते हैं, कौन ले जाता है, ये बैटरी ले जाती है। बैटरी बताया था ना शुरू में, बैटरी का काम क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देना कैपेसिटर के अक्रॉस, और इससे क्या होता है कि यहाँ से चार्ज उठ के, इस वाली नेगेटिव वाली प्लेट से चार्ज उठ के दूसरे रास्ते से जाता है। वैसे तो हम हवा से ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था, ये हवा में जा रहा है चार्ज, हवा में नहीं जाता, ठीक है, वो तो हमने बस ऐसे ही बता दिया कि बस यहाँ से उठा के ले गए। अब कहाँ से ले गए, वो नीचे से ले गए, एक्चुअली नीचे बैटरी लगी होगी कहीं, वो ले जा रही होगी नीचे के रास्ते से, ठीक है। तो बैटरी उठा के ले जाती है, तो बैटरी काम करती है, और जितना भी काम करेगी वो, मतलब कुछ बैटरी काम करेगी और कुछ इस पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जब हम इसे बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी कितना काम करेगी, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी, अब देखो बैटरी से जोड़ देते हैं। मान लो कि ये बैटरी से जुड़ा होता, ठीक है, ये होता है ऐसे, और V वोल्ट की बैटरी है, ठीक। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए कि ये फॉर्मूले कब लगा सकते हो आप, जब कैपेसिटर हो आपके पास और उस कैपेसिटर के ऊपर अगर चार्ज दे रखा है Q, तो ये फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। और V क्या चीज है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं, चलो ये जो फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड का, इसमें जो QC तो चलो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू, ठीक, वो तो उस पर ज्योमेट्री या फिर डायमेंशन वगैरह पे डिपेंड करती है ना, तो वो तो कांस्टेंट हो गया। तो Q क्या चीज है, Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। और V क्या चीज है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। ये मत समझना कि ये बैटरी वाला है, ये जितनी बैटरी लगा दोगे उतनी पोटेंशियल डिफरेंस, वो ऐसा जो कोई जरूरी नहीं है। जब एक कैपेसिटर लगा हुआ है तब तो ठीक है, तब तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा। लेकिन मान लो 2-3 कैपेसिटर लगा दिए, कुछ अरेंजमेंट लगा दिया, तब ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने कुछ उसमें देखा था ना, इसमें देखो, इसमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के अक्रॉस। बैटरी का पोटेंशियल है 3, इसका पोटेंशियल है 2, उसका है 1, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। तो अगर एक कैपेसिटर जुड़ा है तब तो ठीक है, तब तो जितना बैटरी उतना ही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन 2-3 कैपेसिटर जुड़ गए तो तब क्या होगा, तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग होगा फिर सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही है, ये जो फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के लिए, इसमें याद रखिए कि ये जो Q है जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है, ठीक है, और जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है। बैटरी का पोटेंशियल नहीं है ये, अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। ये बैटरी का पोटेंशियल तब बन जाएगा, ये बैटरी, ये V जो है ये बैटरी का पोटेंशियल तब बन जाएगा जब एक ही कैपेसिटर है, ठीक है। हाँ, लेकिन इन जनरल आप ये याद रखिए जो V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है। अब एक चीज देख लेते हैं कि वर्क डन, अभी तो यहां पे हमने एक कैपेसिटर जोड़ा, ठीक है, बैटरी से, तो बैटरी का पोटेंशियल V है, तो इसीलिए कैपेसिटर के अक्रॉस भी V है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि बैटरी कितना काम करेगी। अच्छा, बैटरी ने क्या किया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज उठा के, ये सॉरी पॉजिटिव यहां से चार्ज उठाया और नेगेटिव वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज उठाया और ये यहां चला गया, ठीक है। अब देखो बैटरी के बारे में बताता हूं कुछ मैं। बैटरी है क्या, ये बैटरी को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ऐसे, 1 मिनट, ठीक है। अब यहां से चार्ज आया, कौन सा चार्ज, प्लस Q, जो कि उस पर जाएगा बड़े वाली
पॉजिटिव वाली प्लेट पे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ये V है, ये सॉरी ये प्लस, ये हायर पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, और इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V का, जितनी बैटरी डेवलप करती है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज कहां से जा रहा है? हायर से लो। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी क्या है? वर्क डन बाय बैटरी इसको बोलते थे WB, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला Q डेल्टा V। अब Q तो चलो जितना चार्ज गया वो तो पॉजिटिव प्लस Q हो गया, Q इंटू जो चार्ज गया यहां एक लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल क्या है? ये वाला हायर पोटेंशियल, इनिशियल क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल। तो फिर कितना वर्क डन हो जाएगा? वर्क डन बाय बैटरी ये हो जाएगा Q इंटू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V फाइनल माइनस V इनिशियल के बीच में, उतना ही है जितना बैटरी पैदा कर रही है, QV हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि QV, अब यहां पे देखो वर्क डन, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना है? QV/2, और वर्क डन बाय बैटरी कितना है? QV। इसका मतलब मान लो कि अगर बैटरी काम कर रही है 10 जूल, ठीक है, तो कैपेसिटर में कितना चला जाएगा? 5 जूल। बाकी का 5 कहां गया? बाकी का 5 लॉस हो गया, ठीक है। तो इसमें बैटरी ज्यादा काम करती है, डबल काम करती है। अगर एक कैपेसिटर लगा रखा है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे कैपेसिटर लगा देंगे तब भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं कि एक कैपेसिटर बैटरी से लगा दिया तो जो काम करेगी बैटरी वो तो इतना करेगी, Q इंटू V, और जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा वो होगा QV/2, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी बैटरी ने काम किया ये सारा काम बैटरी करेगी, बाहर से कोई नहीं करने वाला, ठीक है। जब हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी का काम क्या होता है? चार्ज उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा तो बैटरी करेगी, कैपेसिटर नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो ये बैटरी ने कितना काम किया? टोटल इतना काम किया, थोड़ा सा चला गया कैपेसिटर के अंदर, तो थोड़ा सा कहां जाएगा? थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस किस में हो जाएगा? लॉस हो जाएगा रेजिस्टेंस के अंदर। एक्चुअली क्या होता है ना, तारे गर्म हो जाएंगी। ये तारे जो होती हैं इनका कुछ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा लॉस होता है। आपने पढ़ा होगा पहले कि रेजिस्टेंस से अगर थोड़ा चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो क्या होगा? तो थोड़ा उसमें हीट डिसिपेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं हम कि चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी तो QV है, ठीक है, और वर्क डन और जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है वो है QV/2। तो हम लिखेंगे देयर विल बी सम लॉस, देयर विल बी सम हीट लॉस हो जाएगा, ठीक है, हीट लॉस इन द सर्किट और वो लॉस होगा कितना? हीट लॉस लिख लेते हैं, हीट ये हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और ये कितना हो जाएगा? QV माइनस QV/2 इक्वल टू QV/2, ठीक है। तो हीट लॉस ये हो गया। तो कुछ ना कुछ तो हीट लॉस होगा, भले ही एक कैपेसिटर जुड़ा हो, 2 जुड़े हो, 4 जुड़े हो, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि बैटरी जो है आमतौर पे ज्यादा काम करती है। जितना स्टोर होता है कैपेसिटर के अंदर उससे थोड़ा ज्यादा ही काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा हीट लॉस हो गया। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि बैटरी कुछ काम करेगी और थोड़ा सा उसमें जाएगा कैपेसिटर में और थोड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा। और अब एक और चीज देखते हैं, एनर्जी डेंसिटी, एक और टर्म आता है इसमें, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो एनर्जी है।
तो वो उसकी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इट इज द एनर्जी स्टोर्ड, इट इज द एनर्जी, एक्चुअली बोलेंगे इट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं भी हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी कि कैपेसिटर के अंदर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत सारी जगह हो सकती है, कोई स्फेरिकल शेल है, कोई शीट है, उसके बाहर कोई पॉइंट चार्ज है, उसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत सारी जगह हो सकती है, हमने पढ़ा है। डाइपोल के आसपास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है, शीट चार्ज है, लाइन चार्ज है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज है, कुछ भी है। तो जरूरी थोड़ी कैपेसिटर के अंदर हो। तो ये तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे एनर्जी स्टोर्ड होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन हमने तो फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए निकाला ना, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके लिए, लेकिन होती एक्चुअली हर जगह है। जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे वहां वहां पे एनर्जी होगी। तो एनर्जी डेंसिटी को ऐसे बोला जाता है, इट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम वो कैपेसिटर के लिए निकालेंगे अभी, और हमें पता चल जाएगा कि वो डेंसिटी होती कितनी है। देखो मान लो कि ये कैपेसिटर है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज मान लो, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसके अंदर कुछ एनर्जी होगी। तो देखो ये कितने वॉल्यूम में है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले वॉल्यूम निकालते हैं। कितना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इसके बीच में है स्पेस, अरे ऐसे बना लो ना, ऐसे बना लेंगे, ये ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा कुछ, ठीक है। 3D बना दिया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे वॉल्यूम पे फैली होगी, ठीक है। तो कितना होगा, इसका एरिया ले लेते हैं A और इसके बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं D। जैसे हमने वो लिया कैपेसिटर का एरिया होता है ना A और D होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, वैसे ही ले लिया। तो ठीक है, वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में है, ये वॉल्यूम इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, कितना है बताओ, इक्वल टू A इंटू डी, AD, यही है ना वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस, यही तो है। जो भी वॉल्यूम है एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, AD हो गया। अब ये देखो कि एनर्जी कितनी, एनर्जी तो हम निकाल चुके हैं। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होती है, हाफ CV², कोई भी फॉर्मूला लगा लो, W, ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्या था, Q²/2C, ठीक है, या हाफ CV², जैसे मर्जी लिख लो। अब देखो यहां पे चार्ज कितना है, इस पे Q है पॉजिटिव का और इस पे -Q, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो Q को लिख लेंगे हम सिग्मा, सिग्मा भी तो होगा कुछ, इसका प्लस सिग्मा ले लो, प्लस सिग्मा, और ये माइनस सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू Q/A। तो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू A हो गया, ठीक है। अब इसको यहां रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा² A² अपॉन 2C। और C हमें पता है क्या होता है, C हमें पता है क्या होता है, C का फॉर्मूला Q/V तो होता है, एक और होता है डायमेंशन की टर्म्स में A∈0/D, उसका यूज करेंगे अब, ठीक है। तो C इक्वल टू A∈0/D, तो यहां रख देंगे इसको। तो W क्या आ जाएगा, सिग्मा² A² अपॉन 2A∈0, और D तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब देखो एक तो A कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या, सिग्मा² AD अपॉन 2ε0, ठीक है। अब ε0 एक ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और एक नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा, इसको लिख लेंगे ऐसे, सिग्मा²
अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ए डी लिख सकते हैं ना, और साथ में एप्सिलॉन नॉट भी है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो इसके बीच में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम पढ़ चुके हैं ना, वही हम यूज करेंगे अब यहां पे। देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर को लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्क्वायर ए डी एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। सही है, ये हो गया। अब हम एनर्जी डेंसिटी का देखो फॉर्मूला निकालते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी हम निकाल चुके हैं इस फॉर्म में, अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, क्या आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे दिखाएं, स्मॉल ई से दिखा देते हैं, चलो स्मॉल ई। ठीक है, इक्वल टू वर्क डन अपॉन जो भी मतलब एनर्जी स्टोर्ड, ये अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसको रख देते हैं, और वॉल्यूम कितना है एडी, तो ई स्क्वायर एडी एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम भी एडी है। ठीक है, ये तो कट गया, कितना आ गया, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। तो इसे आप याद रखिए, ये आगे कभी काम आएगा, क्योंकि हमें डेंसिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम हमें पता ही नहीं है, तो वॉल्यूम हो सकता है ज़्यादा हो कम हो जैसा भी हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी कितनी है यहाँ पे, ताकि एक हमें पता चल जाए कि अगर हम वॉल्यूम इतना लें तो उतना कितनी एनर्जी उसके अंदर होगी। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, इसे आप याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं एग्जाम्पल 2.10। इसमें ये बोल रहा है, इसमें पहला पार्ट है ए पार्ट, जिसमें बोल रहा है कि 900 पीको फेरेड, पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। ठीक है, 900 पीको फेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट। मतलब ये बना रखी डायग्राम, एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, मतलब बैटरी से चार्ज किया। ऐसे ही बोला जाता है कि कोई बैटरी जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं कि बैटरी से चार्ज कर दिया। ठीक है, तो बैटरी लगा दी 100 वोल्ट की, पॉजिटिव ही है नेगेटिव ही है, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा कुछ। ठीक है, चार्ज कर दिया 100 वोल्ट की बैटरी से। अब बोल रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, कितनी इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। ये तो सिंपल है, तो पहला पार्ट तो हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, कैसे करें, हमें पता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है वो है, बहुत सारे फॉर्मूले, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी या हाफ सी वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो वही लगा लेते हैं सी वी स्क्वायर बाय 2, ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू दे रखी है 900 पीको फेरेड, तो 900 पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। ठीक है, और वी कितना है, वी है जो देखो एक ही कैपेसिटर है ना, तो जो जितनी बैटरी की पोटेंशियल होगी, जितनी बैटरी की वोल्टेज होगी, वही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी, पोटेंशियल होगा। तो वही पोटेंशियल, एक कैपेसिटर है ना, तो बिल्कुल सिंपल, जितनी वोल्ट की बैटरी उतने वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा। तो वी वही होगा, वी कितना होगा 100, उसका स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2, ये हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट क्या है, बी पार्ट, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड। अब बोल रहा है कि कैपेसिटर यहां से बैटरी से हटा दिया, बैटरी हटा दी यहां से। ठीक है, डिसकनेक्टेड का मतलब ये होता है कैपेसिटर को इस बैटरी से हटा दिया, अलग कर दिया, बैटरी हटा दी फ्रॉम द बैटरी। ठीक, और आगे बोलता है कि कनेक्टेड टू अनदर 900 पीको फेरेड कैपेसिटर। मतलब यहां से निकाला, ये बैटरी हटाई, और उसको सेम जिसका कैपेसिटेंस उतना ही है 9 पीको फेरेड, एक दूसरे कैपेसिटर से ऐसे कनेक्ट कर देता है। ठीक है, फिगर में दिया हुआ है।
तो अब ये पुराना वाला कैपेसिटर था, इसको एक और कैपेसिटर से जोड़ दिया, इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस दोनों की सेम है, ठीक है। और इनिशियली कितना चार्ज था उसके ऊपर, उसने वो भी दे रखा है Q, और आधा आधा हो जाता है उस पर, ये भी फिगर में सब दिया हुआ है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, मतलब अब कितनी होगी एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। मतलब अब देखो इस सिस्टम के अंदर दो कैपेसिटर है, एक ये है, इसके अंदर थोड़ी एनर्जी होगी और थोड़ी इसके अंदर होगी, ठीक है, वो निकाल लेते हैं हम। तो सेकंड पार्ट क्या है, अब इसने Q/2 दोनों पे बराबर चार्ज दे दिया, तो मतलब कहना ये जा रहा है कि इनिशियली इस पे चार्ज Q था, ठीक है। जब आपने इसको दूसरे कैपेसिटर से जोड़ा तो इसका थोड़ा सा चार्ज इस पे चला जाएगा, आधा चार्ज चला जाएगा। देखो उसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। मान लो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है, V1 ले लो, तो इसके अक्रॉस कितना होगा, इस वाले के अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी तो V1 होगा, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में जुड़े हैं, और हमें पता है कि पैरेलल में क्या होता है, बराबर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में। तो जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो V1 इक्वल टू V जो भी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हो जाएगा, इसको चलो V2 ले लो अभी, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा V1 इक्वल टू V2, ठीक है, V1 इक्वल टू V2। तो V1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे C इक्वल टू Q/V होता है, C इक्वल टू Q/V, तो V को लिख लेंगे Q/C, तो Q1/C इक्वल टू ये हो जाएगा Q2/C। एक्चुअली C तो बराबर है ना दोनों में, चलो C1 C2 ले लो। अब क्या है, C1 इक्वल टू C2, ये दिया हुआ है, क्योंकि पहले वाले का जो कैपेसिटेंस है वो 900 पिकोफैरेड, दूसरे वाले का भी उतना ही है, तो C1 C2 बराबर है, तो ये तो कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, बराबर हो गए, कट गए, तो आ गया हमारा Q1 इक्वल टू Q2। तो जितना चार्ज पहले वाले पे होगा उतना ही चार्ज दूसरे वाले पे होगा। अब देखो जब इसके ऊपर इनिशियली चार्ज कितना था Q, ठीक है, जब इसको आप इससे जोड़ोगे, ठीक है, तो इसके यहां से निकल जाएगा चार्ज और इस पे चला जाएगा, तो कितना चार्ज आएगा, जिससे कि ये दोनों बराबर चार्ज हो जाए। तो जैसे मतलब मान लो इसके ऊपर पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, Q था ना, Q, अब कितना हो जाना चाहिए, Q/2, ठीक है, Q/2 हो जाना चाहिए, और Q/2 यहां चला जाएगा, जिससे अब दोनों के ऊपर चार्ज बराबर हो जाना चाहिए। इक्वेशन से पता चल रहा है, जब जोड़ देंगे इसको तो दोनों के ऊपर चार्ज बराबर हो जाना चाहिए। तो पहले इसके ऊपर Q था, इसके ऊपर 0 था, तो थोड़ा सा चार्ज इस पर चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कितना जाना चाहिए, थोड़ा सा तो आधा जाना चाहिए ना। यहां से देख लो Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 किसके बराबर हो जाए। अच्छा, तो टोटल चार्ज कितना है सिस्टम में, टोटल चार्ज मतलब एक प्लेट पे, एक चीज और बताता हूं, देखो आपको मैं यहां पे इसके ऊपर जोर दो, ये सिस्टम लो, आप इसको ले लो सिस्टम, ठीक है, ऐसे ये ले लो। अब ये तो एक ही कंडक्टर है ना, ये पूरा एक ही कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के ऊपर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, Q ही तो रहना चाहिए ना, Q, क्योंकि देखो ऐसा था, यहां पे जब आप इसको जोड़ोगे ना, यहां पे ऐसा होगा, ये जब आप इसको निकालोगे ना, पहले कैपेसिटर को जब बैटरी से जोड़ा था, बैटरी हटा दी, तो इसके ऊपर चार्ज तो Q होगा, प्लस Q और माइनस Q। तो जब आप इसके जोड़ोगे दूसरे कैपेसिटर को, सेम कैपेसिटर को, तो इनिशियली उस पर कुछ नहीं चार्ज, 0 चार्ज था, 0, तो अब कितना आ जाना चाहिए। तो अब देखो यही वाली बात है, इसको हमने सिस्टम ले लिया, अगर हम इसको सिस्टम लेंगे, एक मिनट, ये वाला सिस्टम हो जाएगा हमारा इतना, तो इस पे टोटल चार्ज कितना है कंडक्टर पे, ये कंडक्टर ही तो है ना, ये प्लेट इसको तार से जोड़ दिया, ये टोटल ये कंडक्टर ही तो है, इस कंडक्टर पे तो टोटल चार्ज है, वो तो उतना ही रहना चाहिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब इसमें आएगा Q1 और इस पे आएगा Q2, ठीक है, तो Q1 और Q2 का सम क्या होना चाहिए, Q ही तो हो जाना चाहिए, ठीक है। टोटल चार्ज जो पहले चार्ज था इस कंडक्टर के ऊपर, उतना ही चार्ज तो बाद में रहना चाहिए ना, हाँ। तो Q1 प्लस Q2 Q के बराबर, और हमें पता है Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2Q1 इक्वल टू Q, तो Q1 इक्वल टू Q/2, ठीक है। वैसे तो उसने फिगर में भी दे दिया, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे अगर ना दिया होता तो हम ऐसे निकालते,
कि दोनों के पोटेंशियल को पहले बराबर कर दो, वहां से पता चल रहा है कि दोनों पे चार्ज जो आएगा फाइनली वो बराबर आएगा। अब बराबर आएगा तो कितना आना चाहिए, अब इस कंडक्टर को, ये ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट को जोड़ दो, मतलब जोड़ा हुआ है वो तो इनको एक सिस्टम ले लो। इस पूरे कंडक्टर पे जो टोटल चार्ज है, पहले कितना था Q और बाद में कितना था Q1 और प्लस Q2, तो इन Q1 प्लस Q2 Q के बराबर हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये Q/2 ही होना चाहिए। ठीक है, अब चार्ज तो पता चल गया, अब क्या करें, Q का मतलब इनिशियली कितना चार्ज था वो भी निकालना पड़ेगा वैसे तो हमको, क्यों, तो वो निकाल लेंगे। Q निकाल लेते हैं यहाँ पे। इस वाले केस में जब हमने एक कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा था तो कितना चार्ज आया होगा, Q इक्वल टू CV, और C कितना है 900 इंटू 10 की पावर -12, और V कितना है, V तो 100 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, ये हमारा इनिशियली चार्ज जो इस पे था वो आ जाएगा। अब इन पे चार्ज कितना हो जाएगा Q/2 अब तो लगा सकते हैं ना फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम निकालना है। ठीक है, तो एनर्जी थोड़ी सी इसके अंदर होगी और थोड़ी सी इसके अंदर भी होगी, तो अब निकाल लेते हैं, चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधा। तो कितना हो जाएगा, ये होगा फॉर्मूला हमारा। अब एनर्जी जो स्टोर्ड होगी W इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, Q²/2C। तो यहाँ पे तो Q एक्चुअली Q/2 है, क्यों, चार्ज हमारा Q/2 है ना, तो हम लगा लेंगे यहाँ पे Q/2²/2C 1/2C, यही होता है ना, Q²/2C होता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे हमारा चार्ज ही Q/2 है। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू डाल देते हैं इसमें, चार्ज कितना आ रहा है, Q की वैल्यू कितनी है, ये 9 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर -8। अच्छा, ये दूसरा वाला भी तो है, ये तो पहले कैपेसिटर में है, देखो ये तो इसके अंदर एनर्जी, इस वाले के अंदर कितनी एनर्जी होगी वो भी तो ऐड करनी पड़ेगी। सिस्टम में बोल रहा ना पूरे सिस्टम में कितनी एनर्जी है, तो पूरे सिस्टम में दूसरे वाले की एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी, तो दूसरे वाले पे भी चार्ज Q/2 का स्क्वायर इंटू 1/2C। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसमें हम इसको तो ये सेम आ रहा है, तो डबल कर लेते फिर। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q²/4 1/2C इंटू 2, ये डबल हो गया ना। ठीक है, अब ये काट दो, 2 से 2 कट गया। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, Q की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 की पावर -8, ये इसका स्क्वायर होगा। ठीक, अपॉन ये कितना हो गया 4, और C की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 900, वो है ना 900 पिकोफैरेड, 900 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल, ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे हम एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो दोनों पार्ट हमने निकाल लिए। पहले पार्ट में था कि इसके अंदर जब एक कैपेसिटर जोड़ा है तो कितना एनर्जी इसके अंदर होगी, और जब इसको हटा के दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, सेम कैपेसिटर के साथ, अब कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो वो सब हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और तो कोई पार्ट नहीं है ना इसके अंदर, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। ठीक है, अब देखते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, ये एक डिवाइस है, देखो मशीन है, ये लिखा हुआ है इट इज अ मशीन दैट कैन जनरेट हाई पोटेंशियल एट अराउंड 10 की पावर 6 वोल्ट। ठीक है, मिलियंस ऑफ वोल्ट इससे हम जनरेट करते हैं। और ये लिखा है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल विच सेज दैट वॉट एवर चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स एक्सटर्नल सरफेस। मतलब इसका प्रिंसिपल ये है, पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, मान लो कि एक कोई कंडक्टर है, कोई शेल है। ठीक है, अंदर से खाली शेल है, ये शेल स्फेरिकल शेल ले लो, जैसे भी मर्जी ले लो, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन स्फेरिकल शेल ले लेते हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेल हो गया। अब इसके सेंटर पे एक छोटी सी बॉल डाल देते हैं। ठीक है, वो मेटल की, सब मेटल का यहाँ पे ये बॉल डाल देते हैं। अब उस बॉल के ऊपर हम चार्ज दे रहे हैं।
अब चार्ज कैसे दे रहे हैं, वो रबिंग करके दे रहे होंगे, जैसे भी दे रहे होंगे। मान लो कि इसके ऊपर चार्ज दिया, कुछ आया इसके ऊपर, सपोज स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है, आ गया। और स्फेरिकल शेल के ऊपर कुछ नहीं है, अभी कोई भी चार्ज नहीं है, या मान लो कि चलो इनिशियली कुछ चार्ज है क्यू, स्फेरिकल शेल के ऊपर कैपिटल क्यू, और जो उसके अंदर रखा हुआ है छोटी सी बॉल, उसके ऊपर स्मॉल क्यू, ठीक है, चार्ज है। अब क्या होगा, अगर हमने इसको, इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, ये क्या है, ये एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर मतलब मेटल की वायर, ठीक है। अगर जोड़ दिया तो क्या होगा, हमें पता है कि ये अब एक कंडक्टर बन गया, ये सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। तो ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ऐसे बना लो, ये स्फेरिकल शेल और अंदर बॉल है, और उसको आपने वायर से जोड़ दिया, तो इस पे आ जाएगा चार्ज Q प्लस Q, ठीक है। हमें पता है ना कि अगर हम कंडक्टर, देखो ये तार जोड़ने के बाद हुआ क्या, ये दोनों एक ही कंडक्टर बन गए, ठीक है। और जब एक ही कंडक्टर बन गए तो चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता, चार्ज कंडक्टर के एक्सटर्नल सरफेस पे चला जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो भी चार्ज होगा ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब आप और चार्ज दो, जितना मर्जी चार्ज दे दोगे वो सारा बाहर चला जाएगा। तो जब आप चार्ज देते रहोगे छोटी वाली बॉल को रब करके, तो वो सारा चार्ज बाहर ही जाता रहेगा, बाहर ही जाता रहेगा, तो सारा का सारा चार्ज बाहर एक्सटर्नल सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो देखो पहले पोटेंशियल कितना था, इनिशियल पोटेंशियल ऑफ इनिशियल, तो जो भी होगा उसको रहने दो भी, हम देखते हैं कि अब कितना पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ शेल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ शेल V इक्वल टू के Q प्लस Q बाय R। ये हम पढ़ चुके हैं ना, इसका रेडियस कुछ होगा, मान लो कुछ रेडियस है R, ये R, ठीक है। अब जितना भी चार्ज होगा उसके ऊपर, वो चार्ज इस पे आता रहेगा और इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, तो बढ़ता रहेगा। तो ऐसे तो हम क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं बहुत ज्यादा पोटेंशियल, मिलियंस में पोटेंशियल हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है, यही एक तरीका है। तो हमने क्या किया, छोटी बॉल ली और उसके ऊपर रब किया, तो सारा चार्ज बाहर चला गया, ठीक है, सिंपल तरीका है। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या करेंगे, अब वेन डी ग्राफ जनरेटर कैसे काम करता है वो देखते हैं, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे वेन डी ग्राफ जनरेटर काम करता है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है, इसका ये डायग्राम बना रखा है। इसमें देखो क्या है, ये एक शेल है, जैसे लिखा हुआ है, ये इसको यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो, अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल इज सपोर्टेड ऑन एन इंसुलेटिंग कॉलम। मतलब ये स्फेरिकल शेल है, ये बड़ा वाला जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है ना, इसको लिख दो स्फेरिकल शेल, ठीक है, ये स्फेरिकल शेल है। और बोल रहा है कि सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग कॉलम, इस इंसुलेटिंग कॉलम, ये जो ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ ना इंसुलेटिंग सपोर्टेड कॉलम, ये इंसुलेटिंग मतलब कोई यहां से चार्ज नीचे नहीं जा सकता। नहीं तो अगर ये कंडक्टर होता, ये जो डंडे लगा रखे हैं ना जिसपे खड़ा कर रखा है शेल को, ये अगर डंडे होते मेटल के, तो ये सारा चार्ज धरती में चला जाता, ठीक है। वो तो हम पढ़ चुके हैं ना, धरती से जो भी जोड़ोगे, कुछ भी जोड़ दो, वो सारा चार्ज ले लेता है, कितना भी चार्ज ले सकता है धरती, ठीक है, ग्राउंड कितना भी चार्ज ले सकता है। तो अब इसीलिए इंसुलेटिंग है, ताकि इस पे चार्ज जो है वो यहीं रहे, कहीं भागे ना नीचे, ठीक है। अब इंसुलेटिंग कॉलम पे खड़ा कर दिया उस शेल को, और उस शेल के अंदर एक छेद कर दिया, एक होल बना दिया, ठीक है। और उस होल में क्या डाल दिया हमने, सेंटर पे एक पुली डाल दी। पुली जानते हो क्या होती है, पुली जैसे वो कुएं में से पानी निकालते हैं ना, रस्सी खींचते हैं, तो रस्सी किसी के ऊपर से जाती है घूमते हुए, तो रस्सी खींचोगे तो वो भी घूमेगा, ठीक है, वो कुछ होता है ना घूमने वाला, उसको पुली बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो पुली एक यहां पे जोड़ दी है, एक पुली नीचे जोड़ दी है, दो पुली यहां पे जैसे लगा रखा है, ये बेल्ट है,
इसमें बोलता है कि अ बेल्ट इज वुंड अराउंड 2 पुलीज। 2 पुली ले ली हमने, एक ग्राउंड पे और एक ये स्फेरिकल शेल के सेंटर पे, और उसके ऊपर बेल्ट बांधी ऐसे। ये जो ब्लू कलर की है बेल्ट है, ठीक है। अब क्या है, और जो नीचे वाली पुली है उसको मोटर से चला रहे हैं, कोई मोटर जोड़ रखी है और वो फिर उसको घुमा रही है, ठीक है। अब उसमें क्या है, ये बोल रहा है अ मेटल ब्रश एट ग्राउंड लेवल रब्स विद द बेल्ट। मतलब एक मेटल ब्रश लगा रखा है, देखो मेटल ब्रश जो है यहां पे चिपका रखा है कहीं पे, और इसके साथ वो रब करता है। रब कैसे करेगा, जब ये मोटर घूमेगी तो मोटर के ऊपर जो बेल्ट है, और वो बेल्ट उसकी बनी हुई है इंसुलेटिंग बेल्ट, मतलब किसी रबड़ की बनी होगी या फिर ठीक है किसी लेदर की बनी होगी, ऐसा कुछ होगा। तो इंसुलेटिंग बेल्ट है, उसके साथ वो रब करेगा जब ये पुली घूमेगी, और रब करेगा तो चार्ज आ जाएगा ना बेल्ट के ऊपर। रब करने से चार्ज आता है, तो बेल्ट के ऊपर चार्ज आ जाएगा और बेल्ट घूम के ऊपर जाएगी। जैसे जैसे पुली घूमेगी बेल्ट भी तो ऊपर जाएगी ना, तो बेल्ट ऊपर जाएगी, ठीक है। यही लिखा हुआ है अ मेटल ब्रश एट ग्राउंड लेवल रब्स विद द बेल्ट एज इट मूव्स एंड द बेल्ट कैरीज पॉजिटिव चार्ज टू द टॉप। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा। ये बेल्ट ऐसे घूम रही है, ऐसे ये पुली घूम रही है, ये भी ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके एक और ब्रश है यहां पे, ठीक है। देन दिस पॉजिटिव चार्ज मूव्स टू द शेल थ्रू एन अनदर मेटल ब्रश। एक और मेटल ब्रश लगा रखा है। मेटल ब्रश का मतलब आप समझ लो कुछ कोई लोहे का ब्रश होगा, ठीक है, पतला सा कुछ ब्रश होगा। वो इसके साथ फिर रब करेगा। रब क्या करेगा, मतलब यहां से चार्ज ले लेगा। जैसे ही ये ब्रश इसके कांटेक्ट में आएगा, ये सारा का सारा चार्ज बाहर भाग जाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल सरफेस पे चला जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही मेटल ब्रश के कांटेक्ट में आएगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे जैसे बेल्ट चलती रहेगी, वैसे वैसे चार्ज इस पे कांटेक्ट पे आएगा और बाहर भागता रहेगा। तो ऐसे करके इसके ऊपर चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। तो यही बोला उसने कि इन दिस वे अ लार्ज चार्ज कैन बी गिवन टू द शेल गिविंग राइज टू द जनरेशन ऑफ हाई पोटेंशियल, ठीक है। प्रोसीजर समझ लिया ना आपने कि यहां पे मेटल ब्रश है, वो इसके साथ रब करता है तो चार्ज पैदा होता है। तो चार्ज पैदा होके फिर वो ऊपर जाता है। जब वो बेल्ट घूमती है, मतलब जब ये पुली घूमती है तो बेल्ट ऊपर जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज भी ऊपर जाएगा। और जैसे ही वो ब्रश के कांटेक्ट में आएगा, ऊपर वाले ब्रश के कांटेक्ट में, तो क्या होगा, तो वो सारा चार्ज सीधा एक्सटर्नल सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे करके हम इसके ऊपर चार्ज बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी बढ़ा लें, ठीक है। एक लिमिट होती है कि ऐसा नहीं कि जितना मर्जी बढ़ा लो, लेकिन मिलियंस में हम मिलियंस वोल्ट हम पैदा कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हवा का आयनाइजेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अरे पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कि 100 करोड़ पोटेंशियल कर दोगे। तो अगर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी तो क्या होता क्या है, वो एयर के मॉलिक्यूल को तोड़ने लगती है। ये हमने पढ़ा है ना कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एक हर चीज की, कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है। ऐसे ही एयर की भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी कुछ ना कुछ। तो अगर एयर ही टूटने लग जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, सारा चार्ज फिर हवा में भाग जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, बादलों से बिजली गिरती है ना नीचे जमीन पे, तो तार तो नहीं होती ना कहीं, तो होता क्या है, वही आयनाइजेशन होता है हवा का। हवा के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और फिर चार्ज वार्ज फ्लो करने लगता है। बहुत तगड़ा मैकेनिज्म है, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कितना भी कर लो, लेकिन ये कर रहे हैं बहुत ज्यादा कर सकते हैं, मिलियंस में कर सकते हैं हम, ठीक है। वहां तक कर सकते हैं जहां तक एयर आयनाइज ना हो जाती, एयर बचे रहे। एयर नहीं टूटनी चाहिए, एयर के मॉलिक्यूल नहीं टूटने चाहिए, ठीक है। तो ये है वेन डी ग्राफ जनरेटर। इससे हम बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, ठीक है, पैदा कर सकते हैं। अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म, और क्विज 2.8 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।